नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में विज्ञान विषय के जेनेटिक्स वाला जो लेसन है आनुवांशिकी, उसकी बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अगला लेसन, चौथा। ये लेसन है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह यानी इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर दे रखा है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से रक्षा। प्रतिरक्षा यानी किससे रक्षा? रोगों से रक्षा। देखिए, हम जिस वातावरण में रहते हैं यहां पर अनेक रोग कारक हमारे आसपास पाए जाते हैं, यानी हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोग कारकों के संपर्क में आता है, लेकिन आसानी से फिर भी रोगग्रस्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? क्योंकि शरीर में क्या पाई जाती है? रोगों के से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। किससे? रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, और इस क्षमता को बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसको कहेंगे? शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उपस्थित होती है। क्षमता उपस्थित होती है, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसको क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसके लिए शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है। तंत्र की बात करें तो कोशिकाएं, कोशिकाओं से बनता है ऊतक, ऊतकों से मिलकर बने होते हैं अंग, और विभिन्न अंग मिलकर बनाते हैं एक तंत्र। तो रोगों से लड़ने के लिए एक तंत्र होता है। उसी तंत्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, और जिन ये क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको बोला जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। उसको क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान। तो रोगाणुओं के उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है कमी, यानी रोगाणुओं में क्या की जाए? कमी। तो रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं। तो ये होने वाली क्रियाओं तथा उससे संबंधित तंत्र, ये क्रियाएं जिस तंत्र में संपन्न हो रही हैं, तो उससे संबंधित तंत्र का अध्ययन को बोला जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा विज्ञान। अब शरीर में प्रतिरक्षा यानी रोगों से जो रक्षा हो रही है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में देखते हैं। ये जो प्रतिरक्षा की विधि है, ये प्रतिरक्षा विधियां दो तरह की होती हैं शरीर में। कौन कौन सी होती हैं? दो तरह की। तो पहली जो विधि है इसको बोला जाता है स्वाभाविक। स्वाभाविक प्रतिरक्षा। ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है, ये हमारे शरीर में जन्म से ही विद्यमान होती है। इसीलिए इस प्रकार की प्रतिरक्षा को बोला जाता है जन्मजात। इसीलिए ये जो प्रतिरक्षा की विधि है, इसको क्या बोला जाता है? जन्मजात। ये जन्म से ही उपस्थित होती है प्राकृतिक रूप से, इसीलिए इसी को बोलते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा। प्राकृतिक प्रतिरक्षा। ये जो स्वाभाविक जन्मजात या प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, ये शरीर में जितने भी रोगाणु हैं, शरीर में सभी प्रकार के रोगाणुओं के लिए एक समान कार्य करती है, सभी के लिए एक जैसा कार्य करती है। इसीलिए इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा को कहा जाता है जन्मजात बोल दिया, स्वाभाविक बोल दिया, प्राकृतिक बोल दिया, लेकिन ये सभी रोगाणुओं के लिए एक समान होती है, इसीलिए इसको सामान्य भी बोला जाता है।
इसको क्या बोलते हैं? सामान्य प्रतिरक्षा। सामान्य क्यों बोला? क्योंकि ये सभी तरह के रोगाणुओं के लिए एक ही प्रकार का काम करती है, समान कार्य करते हैं, इसलिए इसको बोल दिया सामान्य प्रतिरक्षा। अब ये प्रतिरक्षा सामान्य रूप से कैसे होती है कि जिसको हमने जन्मजात ही बोला, स्वाभाविक बोला, तो इसके कुछ तरीके हैं। पहले जैसे भौतिक अवरोध, भौतिक अवरोध, जैसे हम कहें कि कोई रोग कारक वातावरण में उपस्थित था, वो तो सबसे पहले हमारे त्वचा के संपर्क में आएगा या फिर ऐसे क्षेत्रों, ऐसे भागों से शरीर में प्रवेश करता है जो सीधे वातावरण के संपर्क में हो। तो इसके लिए शरीर पर क्या पाए जाते हैं? भौतिक अवरोध। जैसे हम कहें कि त्वचा पर जो है रोम पाए जाते हैं, नासा छिद्रों में रोम पाए जाते हैं, तो ये किसका काम कर रहे हैं? भौतिक अवरोध का। इसके अलावा नासा में पाई जाने वाली, नासा छिद्र में जो श्लेष्मा पाई जाती है, वो भी किसका काम कर रही है? भौतिक अवरोध का। इसी तरह से दूसरा बात करें तो दूसरा होता है रासायनिक अवरोध। दूसरा रासायनिक अवरोध। जैसे हम पाचन के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे आमाशय में एक रसायन पाया जाता है और इस रसायन को क्या बोलते हैं? HCl। कहां पाया जाता है? आमाशय में। आमाशय में उपस्थित HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तरह का क्या है? रासायनिक अवरोध। HCl के कार्यों में पढ़ा जाता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये काम क्या करता है? ये भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये रोगाणुओं को नष्ट करने का काम कर रहा है, रोगाणुओं को रोकने का काम कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? उनका उन्मूलन कर रहा है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? रासायनिक अवरोध हो गया। इसके अलावा शरीर के जितने भी देह तरल हैं, जैसे पसीना, आंसू, इनके अंदर पाए जाने वाले रासायनिक जो तत्व हैं, वो भी किसका काम करते हैं? रासायनिक अवरोध का। ऐसी और कौन सी प्रतिरक्षा हो सकती है? तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में एक और काम करता है। कौन सा? एक होता है कोशिका अवरोध। कौन सा होता है? कोशिका अवरोध। कोशिका अवरोध के रूप में कौन? तो कोशिका अवरोध के रूप में कुछ कोशिकाएं भक्षाणु प्रकार की होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका है, नेचुरल किलर सेल, ये किसका काम कर रही हैं? भौतिक अवरोध का। इसके अलावा रोगाणुओं से रक्षा के लिए और कौन से अवरोध हो सकते हैं? तो एक अवरोध होता है ज्वर, बुखार जिसको कहते हैं ज्वर, या फिर हम कह सकते हैं सूजन। ये भी प्राकृतिक तरीके हैं रोगाणुओं से उन्मूलन के। ज्वर यानी शरीर का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। और सूजन, ये सब कैसे अवरोध हैं? तो ये स्वाभाविक यानी जन्मजात हैं, जो जन्म से सभी के शरीर में उपस्थित होते हैं। इनको, ये सभी रोगाणुओं के प्रति एक जैसा व्यवहार करते हैं, इसीलिए इस प्रतिरक्षा को क्या बोला जाता है? सामान्य प्रतिरक्षा। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य प्रतिरक्षा। एक प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार और है। दूसरा प्रकार कौन सा है? इसको हमने बोला सामान्य, तो इसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरक्षा। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट प्रतिरक्षा यहां पर बोला सामान्य, मतलब ये सभी रोगाणुओं के लिए एक जैसा काम करती है। ये जबकि किसी एक विशेष रोगाणु के लिए, जिस रोगाणु के लिए इस तरह प्रतिरक्षा दी जाती है, वो किसी एक के प्रति काम करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरक्षा। किसी विशेष रोगाणु के लिए कार्य करती है, उसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरक्षा। ये थी जन्मजात। तो ये जन्मजात तो नहीं होती है, जन्म के बाद अर्जित की जाती है, तो इसको बोला जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। इसको किस नाम से भी जानते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से।
जन्म के बाद अर्जित किए, इसीलिए विशिष्ट प्रतिरक्षा को क्या बोल दिया? उपार्जित प्रतिरक्षा। ये जो उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा है ये दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होगी? तो ये होती है दो प्रकार की। दो प्रकार कौन कौन से? तो इसका पहला प्रकार होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा का पहला प्रकार है सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा। और दूसरा प्रकार होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। किसके प्रकार हैं दोनों? उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है, मतलब को जन्म के बाद ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसको क्या बोला हमने? अजन्मजात। अजन्मजात या विशिष्ट, ये मतलब बाहर से अर्जित की गई प्रतिरक्षा है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। शरीर जो है प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है, लेकिन ये जन्म के बाद अर्जित की जाती हैं, इसीलिए इनको अजन्मजात भी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशेष प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। जो निर्माण किए गए प्रतिरक्षी हैं ये क्या करते हैं? प्रतिजन के साथ विशेष प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका माध्य प्रतिरक्षी सक्रिय होता है। कोशिका जो है माध्य प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? सक्रिय होती है, जिससे प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। जिससे किसका उन्मूलन किया जाता है? प्रतिजन का, यानी रोग कारक जो है उस रोग कारक में क्या की जाती है? कमी की जाती है, उन्मूलन किया जाता है रोग कारक का। कौन सी प्रतिरक्षा द्वारा? उपार्जित प्रतिरक्षा द्वारा। अब ये किसी विशेष रोग कारक के लिए थी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट प्रतिरक्षा की बात करें कितने प्रकार की बताई? दो, एक तो एक्टिव और दूसरी इनएक्टिव, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा कि इसके अंदर बाहर से तो कोई प्रतिरक्षी बाहर से कोई प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी दिया जाएगा, लेकिन शरीर भी क्या करेगा? उसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण। जैसे ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध खुद प्रतिरक्षियों का निर्माण करे। शरीर प्रतिजन के विरुद्ध खुद क्या कर रहा है? प्रतिरक्षियों का निर्माण। मतलब शरीर प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए एक्टिव है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे सुना हो पोलियो का टीका। अब पोलियो की जो दवा पिलाई जाती है उसके बाद हमारा शरीर जो है पोलियो के विरुद्ध खुद ही किसका निर्माण कर लेता है? प्रतिरक्षियों का। तो यहां जो है जन्म के बाद ये हुआ कि हमने जो है पोलियो की दवा पिलाई, तो उसके बाद शरीर ने खुद प्रतिरक्षियों का निर्माण शुरू कर दिया। तो ये तो क्या कहलाती है? सक्रिय प्रतिरक्षा। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। बाहर से क्या कराए जाते हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। तो इस तरह की प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। क्योंकि यहां शरीर ने प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं किया, कहां से प्रवेश कराया है? बाहर से। इसीलिए शरीर जो है इसमें कैसा था? प्रतिरक्षी निर्माण के प्रति निष्क्रिय। तो हम यहां इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अर्थात शरीर द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है। यहां आपने सुना हो जैसे डिप्थीरिया का टीका और टिटनेस का टीका, ये जो है कैसे होते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षी। डिप्थीरिया और टिटनेस का जो टीका है ये निष्क्रिय होते हैं। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? दो। आगे देखते हैं प्रतिजन। प्रतिजन को बोला जाता है एंटीजन। ये एंटीजन या प्रतिजन होते क्या है? ये कुछ बाह्य पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
प्रतिरक्षी निर्माण के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करें तो शरीर में प्रवेश के बाद किसका निर्माण शुरू हो जाए, प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रतिजन या एंटीजन बोला जाता है। किस तरह से ये जो है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती हैं टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरी कौन सी, टी लिम्फोसाइट। जैसे ही ये प्रतिजन मतलब एक तरह से मान लिया जाए रोगाणु, ये जो बाह्य पदार्थ हैं ये शरीर में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने पर जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, सक्रिय। जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो किसको सक्रिय करते हैं, 20 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को। ये 20 लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो हैं उद्दीप्त होकर, ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उद्दीप्त होकर निर्माण करती हैं प्लाज्मा कोशिका का। प्लाज्मा कोशिका, और ये प्लाज्मा कोशिका बनाती है प्रतिरक्षी को। किसको बनाती है, प्रतिरक्षी। अब प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है कौन, प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका किससे बनी थी, बी लिम्फोसाइट से, और इसको सक्रिय किया है एंटीजन यानी किसी भी बाह्य कारक ने। ये एंटीजन जो होते हैं इनका अणुभार की बात की जाए, इनका अणुभार 6000 डाल्टन या उससे भी अधिक होता है। 6000 डाल्टन या उससे भी अधिक होता है। इसके अलावा ये जो एंटीजन होते हैं ये कौन किसके बने होते हैं, तो ये एंटीजन प्रोटीन के बने हो सकते हैं, ये एंटीजन पॉलीसैकेराइड के बने हो सकते हैं, तथा एमिनो अम्लों के बने हो सकते हैं। एमिनो अम्ल, एंटीजन प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड्स या फिर एमिनो अम्लों के बने हुए हो सकते हैं। ये जो एंटीजन होते हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ यानी प्रतिरक्षियों के साथ विशेष प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। परिभाषा देखें प्रतिजन की, प्रतिजन वे बाह्य कारक या बाह्य पदार्थ या रोगाणु कह सकते हैं। प्रतिजन वे बाह्य पदार्थ हैं जो शरीर में प्रवेश के बाद किसके उत्पादन को, तो प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं कि प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाए, इसको प्रेरित करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, प्रतिजन कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको, प्रतिजन। प्रतिजन का जो आणविक भार है वो 6000 डाल्टन या फिर इससे ज्यादा होता है, क्योंकि बताया प्रतिजन किस किस से मिलकर बने हो सकते हैं, या तो प्रतिजन होंगे प्रोटीन के या पॉलीसैकेराइड्स के या एमिनो अम्लों के बने होते हैं। ये प्रतिजन शरीर में प्रवेश के बाद, जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के बाद बी लसिका कोशिका, जिनको हमने बोला था बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी उत्पादन, जो प्रतिरक्षी का उत्पादन करने वाली कोशिका है कौन सी, प्लाज्मा कोशिका, तो प्लाज्मा कोशिका में बदलते हैं और बदलकर प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं कौन, एंटीजन, तो बी लसिका कोशिका उद्दीप्त होती है। ये जैसे ही उद्दीप्त होती है किसका निर्माण करती है, प्लाज्मा कोशिका, और प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती है। प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से ही संयोजित होता है। प्रतिजन विशेष प्रतिरक्षी से ही क्या होता है, संयोजित होता है। और जब ये प्रतिरक्षी से संयोजित होता है तो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी के साथ जुड़कर क्या करता है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करता है। तो क्या ये पूरा की पूरा प्रतिजन जुड़ता है, नहीं, यहां प्रतिजन का कुछ अंश जुड़ता है
और अंश प्रतिरक्षी के साथ जुड़कर प्रतिक्रिया करता है, तो एंटीजन का वह अंश या वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, उस भाग को बोला जाता है एंटीजनी निर्धारक पद। क्या बोला जाता है? एंटीजनी निर्धारक पद बोला जाता है या निर्धारक भाग बोला जाता है। सामान्यतः प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रतिरक्षी के साथ क्रिया तो कर सकते हैं। सामान्यतः ये प्रतिजन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। इनके अलावा किसके बने होते हैं? पॉलीसैकेराइड और एमिनो अम्लों के। तो सामान्य रूप से प्रोटीन के अलावा अन्य जो रासायनिक पदार्थ हैं ये प्रतिरक्षी से क्रिया तो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी निर्माण में अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। इसीलिए एंटीजन अधिकतर किसके बने होते हैं? तो ये एंटीजन बने होते हैं अधिकतर प्रोटीन के। और एंटीजन का जो भाग प्रतिरक्षी से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? एंटीजन निर्धारक या प्रतिजन निर्धारक भाग कहलाता है। तो एंटीजन निर्धारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? एंटीजन का वह अंश जो एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीजनी निर्धारक। एंटीजन यानी प्रतिजन का वह अंश या वह भाग जो किससे जुड़ा हो? प्रतिरक्षी से। जो जिस प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसको बोलते हैं एंटीजनी निर्धारक। तो एंटीजन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अधिकतर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो एक प्रोटीन जो है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्लों से। तो प्रोटीन से बने हुए जो प्रतिजन है उनमें कम से कम 6 से 8 एमिनो अम्ल की क्या पाई जाती है? एक श्रृंखला जो है उसके एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। एंटीजन प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन बने होते हैं एमिनो अम्लों के। तो प्रोटीन प्रतिजन में 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक प्रोटीन का। आगे देखें, एक प्रोटीन में उपस्थित एंटीजनी निर्धारकों की संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। मान लिया जाए एक प्रोटीन से कोई प्रतिजन बन रहा है। अब एक प्रतिजन में कितने एमिनो अम्ल? 6 से 8 जो एमिनो अम्ल हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? एंटीजनी निर्धारक की तरह। तो ये जो एंटीजनी निर्धारक है, एक प्रोटीन में उपस्थित एंटीजन निर्धारकों की जितनी संख्या है वो कहलाती है एंटीजन की संयोजकता। अब ये एंटीजन की जो संयोजकता है ये जीवाणुओं में, एंटीजन की संयोजकता जीवाणुओं के अंदर 100 या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। जीवाणुओं में एंटीजन निर्धारकों की जो संयोजकता है या एंटीजन की जो संयोजकता है वो 100 या 100 से भी अधिक हो सकती है। अब एंटीजन एंटीबॉडी के लिए एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है जब एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करती है। तो इसके विनाश के लिए जो क्रियाविधि होती है उसके प्रमुख चरण हैं जिनको हम देखते हैं। प्रतिजन विनाश यानी प्रतिजन को नष्ट करने के लिए प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच जो कार्यविधि है उसके प्रमुख चरण ये हैं। पहला चरण है कि जो शरीर में पहले से मौजूद प्रतिजन है यानी आंतरिक प्रतिजन और बाहर से प्रवेश करने वाला प्रतिजन, इनमें क्या करना? अंतर करना, यानी इनमें विभेद करना। दूसरा है बाह्य प्रतिजन पर व्याप्त एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लिम्फोसाइट। दो तरह के लिम्फोसाइट थे, एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरा था टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट द्वारा सक्रियण और उनके द्वारा प्लाज्मा कोशिका का निर्माण। क्योंकि प्रतिजन कौन थे? प्रतिजन वे कारक थे जो शरीर में प्रवेश करते ही किसको उद्दीप्त करेंगे? बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? प्लाज्मा कोशिका को सक्रिय करेगा और प्लाज्मा कोशिका जो है निर्माण करेगी किसका? एंटीजन का। एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करेगी प्लाज्मा कोशिका। तीसरा पद है इसका प्लाज्मा कोशिका द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। अगला पद है इसका विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी यानी प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी और उससे प्रतिजन का विनाश होगा। ये इसके प्रमुख चरण हैं।